हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, पिछले कई दिनों से हमारी रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत या इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत एक एग्जाम्पल सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको रेशियो एनालिसिस के ऐसे एग्जाम्पल बताती हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपका नॉलेज इन्हांस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मददगार साबित हो। तो उसी एक अपनी सीरीज के अंतर्गत या रेशियो एनालिसिस इस पहले यूनिट के अंतर्गत आज हमारा आखिरी एक एग्जाम्पल है जो कि रेशियो एनालिसिस में मुझे आपको बताना बाकी रह गया था। तो उस एग्जाम्पल के लिए आज का मेरा यह वीडियो है। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक इसके बारे में आइडिया दी थी कि हमारा ये यूनिक सा एग्जाम्पल होगा कैसे। तो इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम्पल ऐसा है कि यह आपको अगर हमारी रिटन एग्जाम मतलब जैसे भी पिछले सेमेस्टर की आपकी एग्जाम हुई ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप वाली, वैसी अगर ना होकर नॉर्मल तरीके से अगर हमारी एग्जाम होती है, लेखी परीक्षा या रिटन एग्जामिनेशन आपकी होती है, तो वहाँ पे आपको 16 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जो आपका 3 अलग अलग प्रकार का क्राइटेरिया या भिन्न भिन्न मार्क्स के अंतर्गत क्वेश्चन यहाँ पे डिवाइड करके दिए हैं, उन मार्क्स के अंतर्गत अगर हम देखें तो तीनों टाइप मतलब 4 मार्क वाला क्वेश्चन, 8 मार्क वाला क्वेश्चन या 16 मार्क वाला क्वेश्चन, तीनों टाइप की अगर हम बात करें तो वो तीनों टाइप आपको इस एक क्वेश्चन में यहाँ दिखाई पड़ सकते हैं। अब जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एग्जाम्पल की लिंक ओपन करके वहां से एग्जाम्पल अपने कॉपी पे लिखना है और उसके बाद इस वीडियो को एग्जाम्पल से कोरिलेट करने की कोशिश करनी है। तो जैसे कि आपने, अगर मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने अभी तक का एग्जाम्पल को देख लिया है, अगर आप एग्जाम्पल को देख चुके हैं तो वहां पे हमें एक ही एग्जाम्पल में मतलब एक बड़े गणित में 5 छोटे गणित दिए हुए हैं या 5 अलग अलग आइटम्स आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो अगर सबसे पहले नंबर का ए टाइप का जो क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें तो ऐसे जो एक टाइप जैसे ए बी सी डी ई ऐसे आपको वहां पे टाइप दिए हुए हैं या सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक मेन क्वेश्चन के अंतर्गत। तो जो सब क्वेश्चन आपको वहां पर दिए हुए हैं उन अगर एक सब क्वेश्चन की बात करें तो वो आपको एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में या तो 8 मार्क के लिए या उसका थोड़ा काठिन्य की जो लेवल है वो अगर कम कर दे तो वो 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा अगर पूरा क्वेश्चन, अब यहाँ आपको 5 अलग अलग सब क्वेश्चन दिए हैं, 5 के जगह अगर 4 दे दिए जाए तो वहां पे वो क्वेश्चन आपका 16 मार्क के वेटेज का क्वेश्चन भी बन सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में 3 क्राइटेरिया है क्वेश्चन के, मार्क अलॉट किए हैं अलग अलग रूप में, उन तीनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करने वाला ये एक ही क्वेश्चन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, चूंकि यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिया हुआ है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 5 अलग अलग आइटम और 5 अलग अलग सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसीलिए हम यहाँ पर 2 या 3 जितना भी होगा ऐसा 2 वीडियो में या 3 वीडियो में मैं आपको ये एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो आप देखते हैं हम इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन में करना क्या है इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने इसके पहले रिवर्स रेशो की या रिवर्स रेशो के अंतर्गत एग्जाम्पल जो सॉल्व किए हैं उसमें हम क्या किया करते थे, जो हमें हिंट गिवन है या जो वैल्यू अमाउंट गिवन एग्जाम्पल में हमको दी हुई है उसी का आधार लेते थे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। अब उसका ही एक स्तर आगे या एक लेवल और आगे बढ़ के हमें यहाँ काम करना है कि वहां आपको ढेरों हिंट दी हुई रहती थी, बहुत सारी हिंट दी हुई रहती थी और फाइनल आंसर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल में आपका बैलेंस शीट प्रिपरेशन का होता था। बट ये जो एग्जाम्पल है यहाँ आपको ऐसा ना बैलेंस शीट फॉर्म करनी है ना बहुत सारे आइटम खोजने हैं। तो फिर करना क्या है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में मतलब सब क्वेश्चन में डायरेक्ट कहा गया है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है या कौन सा आइटम फाइंड आउट करना है और उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर काम करना है। मतलब रिवर्स रेशो से एक अलग चीज यहाँ पर है कि यहाँ कैलकुलेटिंग एरिया डायरेक्ट शो किया गया है, बताया हुआ है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन को पढ़ के ए टाइप
क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, उसमें क्या कहा गया है वो देखेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इफ लिम्का कंपनी लिमिटेड करंट रेशियो इज 5.5:1, क्विक रेशियो इज 4:1, इन्वेंटरी इज ₹30,000, सो व्हाट इज द करंट लायबिलिटीज। मतलब यहाँ डायरेक्टली हमको कैलकुलेटिंग एरिया करंट लायबिलिटीज ऐसा करके उसको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को करना है। अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है या 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है या 16 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाए, इसमें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मार्किंग के हिसाब से क्वेश्चन को देखना है। यहाँ मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगी कि हम इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन अच्छे से प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो अच्छे से प्रेजेंट करने का तरीका एक ही है कि जो जो आइटम्स हमें गिवन है या बताए हुए हैं उसको सबसे पहले हम एक कोने में या आपकी जो भी लिखने की शैली होगी उसमें आप लिख सकते हैं। बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर हम गिवन आइटम को शो कर देते हैं या वहां पे दर्शा देते हैं तो वो एक सॉल्यूशन का या सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका माना जाता है। तो इसीलिए हमें गिवन क्या है, फिर बार बार इसका अच्छा तरीका मानने से ज्यादा इसका एडवांटेज देखते हैं कि हमें फायदा क्या है। तो बार बार अगर गिवन अमाउंट हमने एक बार अपने पेज पे, आपने अपने कॉपी पे लिख दी, तो बार बार आपको क्वेश्चन पेपर पे या अभी आपके मोबाइल में जो लिंक में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है उसमें झांकना नहीं पड़ेगा, बार बार देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की समरी हमने हमारे पेज पे उतार ली है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हम इस चीज के पीछे देख सकते हैं। हर चीज में सकारात्मकता होनी चाहिए, तो ये एक सकारात्मक बाजू है। तो क्या गिवन है हमें सबसे पहले क्वेश्चन में, करंट रेशो दिया हुआ है। अब करंट रेशो कितना दिया हुआ है, तो 5.5:1। उसके बाद क्विक रेशो दिया हुआ है और क्विक रेशो की यहाँ पे जो हमें फाइनल आंसर बताया है वो है 4:1। और सिर्फ तीसरी जानकारी यहाँ पे लिखना बाकी रहेगी जो है इन्वेंटरी या जिसको हम स्टॉक भी बोल सकते हैं, जिसकी अमाउंट यहाँ दी हुई है ₹30,000। अब गिवन वैल्यू लिख लेने के बाद हमें सिर्फ कैलकुलेशन किस चीज का करना है ये यहाँ लिखना बाकी रह गया है। तो वो भी मैं लिख देती हूँ कि हमारा कैलकुलेटिंग एरिया क्या है, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज का कैलकुलेशन करना है, ये हो गया हमारा गिवन सब चीजें, गिवन आइटम्स। अब यहाँ पे जो गिवन था वो मैंने लिख लिया, जो कैलकुलेट करना है वो भी लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अब अगर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे रही हूँ करके ठीक है, बट अगर एक आधा ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए कि ये आप सॉल्व कीजिए और वहां पे आपको कोई भी आइडिया नहीं आ रही है कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है, तो ऐसे अपरिचित प्रश्नों के लिए एक ही उपाय होता है कि जो चीजें हमारे पास गिवन है इसी पे सोचो, इसी पे फोकस करो, कंसंट्रेट करो कि हम इससे क्या क्या वैल्यू ढूंढ सकते हैं, क्या क्या अमाउंट खोज सकते हैं। फिर अब हमें करंट लायबिलिटीज यहाँ पे अल्टीमेट हमारा आंसर होने वाला है, फाइनल आंसर होने वाला है। तो करंट लायबिलिटीज को पाने के लिए मैं इन 3 अमाउंट का प्रयोग कैसे कैसे करूं या इनका यूज कैसे करके यहाँ पर अमाउंट हासिल करूं, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। अब उद्देश्य होना चाहिए यहाँ तक का ठीक है, हम सब बातें आगे देखेंगे कि कैसे करना है। बट यहाँ पर क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो जब आपको अपना दिमाग लगाना है तो वो दिमाग लगाने के लिए सिर्फ इन चीजों का यहाँ पे यूज होगा। और अगर जो अननोन थिंग है इन्हीं में से कैसे तो भी हमें सॉल्व करनी है, ये बस आपको ध्यान में रखना है। तो चलो सॉल्व करने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैलकुलेटिंग एरिया लिख दिया जो है हमारा करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज के लिए हमें कैलकुलेशन करना है और हमारे पास गिवन है करंट रेशो। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हम जो करंट रेशो आपको गिवन चीजें है उसको हम और भी इलैबोरेट यहाँ पे कर सकते हैं। करंट रेशो हमें दिया हुआ है 5.5:1। अब ये जो तरीका है 5.5:1 लिखने का, ये प्रपोर्शन फॉर्म में है, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो और
5.5 डिवाइडेड बाय 1, ये भी इसका तरीका है। और ये अलग अलग तरीके हमने रेशियो एनालिसिस का पहला वीडियो जो कि थ्योरी बेस्ड था उसमें मैंने तुमको ये सभी चीजें बताई हुई है, जहां हम परसेंटेज फॉर्म, फ्रैक्शन, प्रपोर्शन, ये सभी चीजें कहाँ क्यों यूज करते हैं इसका सभी का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अच्छे तरीके से दे रखा है। तो ये इसका दूसरा तरीका हुआ लिखने का। अब करंट रेशो 5.5:1 है, जिसको दूसरे तरीके से ऐसे दर्शाया जाता है, बट करंट रेशो बना कैसे? तो करंट रेशो के लिए फॉर्मूला है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पर जब फॉर्मूला लिख दिया तो इस फॉर्मूला का फाइनल आंसर ये है, और फॉर्मूला के मुताबिक अगर हम फॉर्मूला को देखें तो ये जो 5.5 प्रपोर्शन दिया हुआ है ये करंट असेट का प्रपोर्शन है, और ये जो 1 प्रपोर्शन दिया हुआ है ये करंट लायबिलिटी दर्शाता है या शो करता है। अब आगे जाके आपको इसका महत्व समझ आएगा कि ये मैंने अभी यहाँ ऐसे क्यों दर्शाया, ठीक है। बट यहाँ तक के आपको भी समझना चाहिए, बीइंग एमकॉम स्टूडेंट या पीजी स्टूडेंट, हम लोग यहाँ तक का आए हैं तो मैं समझ सकते हैं, और जहाँ तक हम पढ़े भी है तो वहाँ हमने देखा है कि जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें अगर हमें ऐसे प्रकार में उसका फाइनल आंसर दिया हुआ है तो उस फाइनल आंसर को दर्शाने के लिए आपके डाउट क्लियरिंग सेशन में मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम हम किसी भी मतलब जैसे वहां पे मुझे जहां तक याद आ रहा है कि करंट रेशो का या क्विक रेशो का उन्होंने पूछा था कि इस-टू में ही हम शो क्यों करते हैं, तो मैंने वहां आपको आंसर किया था कि अगर हम करंट रेशो की ही बात ले ले तो यहाँ पर जो ये फाइनल आंसर है ये आपके करंट असेट और करंट लायबिलिटीज के बीच में प्रपोर्शन या प्रमाण दर्शाता है। तो अगर 5.5 या 5.5:1 यह हमें अल्टीमेट अगर फाइनल आंसर मिला है तो 1 ये लायबिलिटी का प्रपोर्शन है और 5.5 यह करंट असेट का प्रपोर्शन है। तो ये हम यहाँ पे क्लियर कर दिया है, आपको हर इसमें ऐसा ही प्रयोग करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पूरा उसका क्लियरिफिकेशन आपको दिया है, ठीक है। अब करंट एसेट हमने लिख लिया, करंट रेशो लिख लिया, उसके हिसाब से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का प्रपोर्शन भी जान लिया। अब उसके बाद और गिवन हमें क्या है, तो क्विक रेशो दिया हुआ है। सेकंड नंबर पे यहाँ लिखेंगे हम क्विक रेशो। अब क्विक रेशो का जो फाइनल आंसर है वो कितना है, 4:1। फिर से उसको दूसरे तरीके से लिखेंगे क्योंकि हमें ऐसा फॉर्म चाहिए कि करंट असेट का प्रपोर्शन कितना और करंट लायबिलिटीज का प्रपोर्शन कितना, वैसे ही क्विक रेशो में हमें लिक्विड असेट का प्रपोर्शन कितना और लिक्विड लायबिलिटीज का प्रपोर्शन कितना ये मालूम करना है या जानना है। इसीलिए हम इस प्रपोर्शन के टाइप लिखने के टाइप का यूज न करते हुए फ्रैक्शन फॉर्म को यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ फाइनल आंसर लिखने के बाद इसका प्रयोग या ये फाइनल फ्रैक्शन टाइप किस चीज के लिए हमने किया है, तो फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे लिक्विड असेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। अब जब यहाँ मैंने लिख दिया तो फिर से एक ऐसा हम यहाँ पे एरो बना सकते हैं कि लिक्विड असेट का प्रपोर्शन है 4 और लिक्विड लायबिलिटीज का प्रपोर्शन है 1। अब ये दर्शाने के बाद हमारे पास गिवन आइटम मतलब जितना गिवन था उसमें से दो चीजें मैंने यहाँ यूज कर ली, करंट रेशो और क्विक रेशो। अब मेरे पास क्या बचा, तो इन्वेंटरी की अमाउंट बची है, या इन्वेंटरी का जो प्रपोर्शन होना चाहिए था वो न होते हुए मेरे पास अमाउंट है। तो क्या मैं इन्वेंटरी का प्रपोर्शन पता कर सकती हूँ या हासिल कर सकती हूँ, जिससे मैं आगे जाके मुझे जो फाइनल कैलकुलेशन करना है, मेरा जो आंसर होने वाला है करंट लायबिलिटीज को खोजना है, उसके लिए मुझे, और मैंने पहले ही क्लियर किया है कि हमें इसकी खोज बस इन के आधार पे करनी है, इन्हीं का यहाँ पे मुद्दा लेना है, उसके अलावा हम कुछ दूसरा यूज नहीं कर सकते, दूसरे फॉर्मूले यहाँ नहीं लगा सकते। तो फिर जब ऐसा ही हमें करना है तो फिर हमने ये दो का यूज करके उसको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया, जैसे लिख सकते थे लिख लिया। अब बचा इन्वेंटरी की 30,000 वैल्यू, बट क्या हम इन्वेंटरी का प्रपोर्शन पता कर सकते हैं? अब यहाँ पर बिल्कुल भी आपको ये सोचना नहीं है कि इन्वेंटरी कौन कौन से
हमने इसमें रेशो के फॉर्मूला में देखी है। बस यहाँ हम इन्वेंटरी कैसे हासिल करेंगे, तो आप में से हर स्टूडेंट का, मतलब मैं उन्हीं स्टूडेंट को कहूंगी जो डे 1 से लेकर आज तक का वीडियो सीरीज फॉलो कर रहे हैं, वो स्टूडेंट यहाँ पर जल्द समझ जाएंगे या उनका लाइट लग सकता है कि जब हम लिक्विड असेट का कैलकुलेशन करते हैं तो हम करंट असेट में से इन्वेंटरी लेस कर देते हैं, और करंट असेट में से इन्वेंटरी लेस करने के बाद हमें लिक्विड असेट मिल जाती है। तो अब यहाँ पर आप में से ये भी सोच सकते हैं कोई लोग कि करंट असेट की अमाउंट दी हुई है और करंट रेशो मतलब करंट असेट के अंतर्गत जो आने वाली इन्वेंटरी है उसकी अमाउंट दी हुई है, बट करंट असेट की तो अमाउंट ही नहीं है, तो फिर लेस किस में से करेंगे। लेकिन फॉर्मूला लगा के उसका पक्षांतर करके हम इन्वेंटरी का प्रपोर्शन खोज सकते हैं। वो कैसे, तो वो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले फॉर्मूला नॉर्मल लेवल से लिखना है और सोचना जरूर है, बट एकदम लंबा नहीं सोचना है, बस इसके इर्द गिर्द गिवन वैल्यू के इर्द गिर्द घूमना है। तो गिवन वैल्यू के इर्द गिर्द घूमते घूमते हमें पता चला कि हम लिक्विड असेट अगर फाइंड आउट करने निकले तो हमें इन्वेंटरी का प्रपोर्शन इजीली मिल सकता है। पहले नॉर्मल फॉर्मूला लिखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हमें इन्वेंटरी हासिल हो सकती है। तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो लिक्विड असेट इक्वल टू करंट असेट माइनस इन्वेंटरी और स्टॉक, जो चाहे वो लिखिए। हमें एग्जांपल में इन्वेंटरी बोला गया है, इसीलिए वहां हम ज्यादा होशियारी न करते हुए केवल स्टॉक नहीं लिखना है, जो वहां कहा गया है उस शब्द का प्रयोग करें। ज्यादा होशियारी दिखाने के लिए हम उसके अलावा दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, पर जो एग्जाम्पल में है वो लिखना जरूरी है। और ये दूसरा वर्ड इसलिए भी यूज किया है क्योंकि इसको अभी हमें स्टॉक रेशो में लिखना है, इसीलिए मैं बार बार स्टॉक पे यहाँ पे ज्यादा जोर दे रही हूँ। तो लिक्विड एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी और स्टॉक, ये होता है, ये हमने लिख लिया। अब हमें चाहिए इन्वेंटरी और स्टॉक का प्रपोर्शन, क्योंकि करंट असेट का प्रपोर्शन मेरे पास है, कितना है करंट असेट का प्रपोर्शन 5.5, लिक्विड एसेट का प्रपोर्शन भी मेरे पास है, कितना है 4। अब आपको ये जो इतना मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया और इस एक्सप्लेन करने में जो इस चीज को आगे आगे जितना तोड़ सकते थे उतना तोड़ने की कोशिश की, तो अब आपको समझ आया कि हमने ये तरीके से पहले ही यहाँ पे क्यों सॉल्व करने के लिए शुरुआत की। तो यहाँ हमारे पास लिक्विड असेट का प्रपोर्शन है, करंट एसेट का प्रपोर्शन है, मतलब तीन चीजों में से दो चीजें हमें पता है, तो इजीली हम तीसरे चीज का प्रपोर्शन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमने ये जान लिया कि हम इस पे काम कर सकते हैं, तो फिर काम कौन सा, पक्षांतर का। तो करेंगे कैसे, फिर यहाँ लिखेंगे इन्वेंटरी इक्वल टू करंट असेट माइनस लिक्विड असेट, और ये जो हमें यहाँ आंसर मिलेगा ये इन्वेंटरी का प्रपोर्शन फॉर्म होगा। भूलना नहीं है, हमें इन्वेंटरी की अमाउंट ऑलरेडी दी हुई है 30,000। इस 30,000 का प्रपोर्शन कितना है, मतलब ये 30,000 कितने भाग में है, जैसे कि ये 5.5:1 जो दिया हुआ है, तो एक का प्रमाण अगर हम मान के चले यहाँ पर 10,000 है तो 5.5 का प्रमाण 55,000 होगा, ठीक है। तो वैसे ही हमें ये जो 30,000 दिए हुए हैं इसका प्रमाण कितना है ये जानने के लिए हम इतनी सारी जद्दोजहद यहाँ पे कर रहे हैं। तो करंट एसेट का प्रपोर्शन हमारे पास है 5.5 माइनस लिक्विड एसेट का प्रपोर्शन 4, तो इससे हमें मिला 1.5 इन्वेंटरी का प्रपोर्शन। मतलब ये जो हमारे पास 30,000 अमाउंट की रुपए 30,000 राशि की जो इन्वेंटरी दी हुई है, ये 1.5 प्रपोर्शन की अमाउंट दी हुई है, या 1.5 प्रमाण की राशि 30,000 दी हुई है, ठीक है। यहाँ तक के आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो गिवन चीजें थी या जो हमें हिंट बताई गई थी उन सभी का प्रयोग भरपूर मात्रा में हमने यहाँ पे कर लिया। सबसे पहले इसका और फिर
अमाउंट है उसका भी आधार ले लिया। अब हमें लिक्विड असेट के हिसाब से हमने इन्वेंटरी का प्रपोर्शन प्रमाण निकाल लिया या प्रपोर्शन निकाल लिया। अब केवल और केवल इन्वेंटरी के प्रपोर्शन के हिसाब से माने प्रमाण का आधार लेके और अमाउंट का आधार लेके हम करंट लायबिलिटीज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर अब रिवर्स रेशो में अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इसका पहला आधार एक ही है कि हमें इंस्टेंट समय पर समय सूचकता के हिसाब से फॉर्मूला बनाते आना चाहिए, इक्वेशन फॉर्म करते आना चाहिए, समीकरण का निर्माण करते आना चाहिए। अब इस टाइप के एग्जाम्पल में समीकरण का निर्माण कैसे किया जाता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। उसमें भी मैं एक तरीका जो कि किताबी तरीका होगा, जो कि बुकिश टाइप का होगा, वो भी बताऊंगी और कुछ छात्रों को उसमें दिक्कत जा सकती है, इसलिए सरल तरीका भी मैं वहां पे आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अब मैंने क्लियर कर दिया कि हमें आधार लेना है इन्वेंटरी के प्रमाण का और इन्वेंटरी के अमाउंट का और उसके हिसाब से ही हम कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटीज। तो चलिए फिर हम यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सबसे पहले मेरे पास अब मैंने ये जो 1.5 यहाँ पे हासिल किया, ये जो 1.5 इन्वेंटरी का प्रपोर्शन है ये है रेशो, क्योंकि 5.5:1 क्या है? अल्टीमेट हम इसको क्या बोलते हैं कि ये रेशो दर्शा रहा है, करंट रेशो दर्शाने का ये तरीका है। तो ये जो 1.5 हुआ ये भी क्या हुआ? इन्वेंटरी रेशो। तो फिर वो यहाँ पर हम लिखेंगे इन्वेंटरी और स्टॉक रेशो कितना है? 1.5। अब उसके बाद हमें इसके बाद आधार किसका लेना है? इस प्रपोर्शन के अमाउंट का। तो यहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी और स्टॉक कितनी दी हुई है? 30,000। और हमें खोजना क्या है? अब देखिए यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इन्वेंटरी से हम करंट लायबिलिटीज कैसे खोजने निकले। यहाँ खोज किस चीज की हो रही है? प्रमाण के हिसाब से करंट लायबिलिटीज की खोज करनी है और यहाँ ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। तो इसीलिए यहाँ पर कैलकुलेटिंग एरिया हमारा क्या है? करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ करंट लायबिलिटीज जो दी हुई है, अब कुछ लोग यहाँ पर गलती कर सकते हैं। अगर किसी ने लगाने की कोशिश की कि हम कैसे कर सकते हैं, खुद करके देखते हैं। ऐसा ना करते हुए अगर हम ये सोचे कि करंट लायबिलिटीज तो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देती हूँ क्योंकि ये तो कैलकुलेटिंग एरिया है। तो यही आपकी सबसे बड़ी भूल है कि करंट लायबिलिटीज की हमें केवल अमाउंट नहीं पता है, बट उसका जो प्रपोर्शन है या प्रमाण है वो हमारे पास उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो इसीलिए अगर हम वहां पे क्वेश्चन मार्क देने की भूल करते हैं तो क्या वो सही होगी? नहीं। इसीलिए भूल के भी वहां क्वेश्चन मार्क नहीं देना है। तो फिर देखिए करंट लायबिलिटीज का प्रपोर्शन या प्रमाण हमारे पास अवेलेबल है, वो है 1। अगर वहां क्वेश्चन मार्क दे देते तो वही काम खराब हो जाता। तो ऐसा अब हमने इक्वेशन खुद फॉर्म किया, खुद बनाया कि मेरे पास है क्या? प्रपोर्शन है इन्वेंटरी का 1.5, उसकी अमाउंट है 30,000 और मेरा करंट लायबिलिटीज का प्रपोर्शन है 1। तो अगर 1.5 बराबर 30,000 है तो 1 बराबर कितना होगा ये बस खोजना है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि इन्वेंटरी से मैं करंट लायबिलिटीज कैसे खोजूं ये नहीं सोचना है, बस प्रपोर्शन का ध्यान रखना है। अब ये हुआ इक्वेशन फॉर्म करने वाली बात। जो छात्र ये इक्वेशन बना सकते हैं उनने सबसे पहले यहाँ पे सूचना सुननी है कि जो चीजें अवेलेबल है वो ऐसे पहले इशू के फॉर्म में लिख लो और फिर डबल इशू का साइन देके जो कैलकुलेटिंग एरिया है वो लिखना है, ठीक है। और उसका प्रपोर्शन हर बार आपको दिया हुआ होगा, वहां क्वेश्चन मार्क लिखने की गलती नहीं करना है। अब जिन छात्रों को ये समझ नहीं आया या इक्वेशन बनाने में वे अपने आप को असमर्थ पाते हैं, उनके लिए मैं दूसरा तरीका यहाँ पे बताती हूँ कि करंट यहाँ पे हमने लिख लिया 1.5 बराबर 30,000। 1.5 बराबर 30,000 है तो 1 बराबर कितना? अब यहाँ आप
ज्यादा न लिखते हुए इजीली, यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ आया कि 1.5 इन्वेंटरी का प्रपोर्शन है और 30,000 इन्वेंटरी की अमाउंट है, तो सीधा पहले ही लिखना 1.5 इक्वल टू 30,000, सो 1 इक्वल टू व्हाट। बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.5 अगर मैं कर लूंगी तो हम खोज किसकी करने के लिए निकले हैं, करंट लायबिलिटीज की, तो इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू के पहले मुझे लिखना चाहिए करंट लायबिलिटीज, और अगर हम ये डिवाइडेशन की प्रक्रिया करेंगे तो हमें करंट लायबिलिटीज की अमाउंट मिल जाएगी 20,000, जो कि मेरा फाइनल या अल्टीमेट आंसर होने वाला है इस ए टाइप के सब क्वेश्चन के लिए। सो यहाँ पे अभी जो सबसे पहला सब क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इस पहले सब क्वेश्चन के अंतर्गत अगर आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से, तो क्वेश्चन बहुत सरल होता है, बहुत इजी होता है, बस हमें उसकी रचना यानी कि उसकी जो हम अगर मराठी म्हटलं जाए तर त्याची मांडणी करता आली पाहिजे, उसका इक्वेशन बनाते आना चाहिए। अगर वो कर लिए तो हम यहाँ पे पूरा हमारी नैया पार हो सकती है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला ज्यादा ये नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो ऐसा हमने सब क्वेश्चन ए यहाँ पर सॉल्व किया। अब इसके बाद सब क्वेश्चन बी और सी हम ऐसे ही आगे और नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आपको सबसे पहले, अब आपने अगर भले ये नए टाइप का एग्जाम्पल था, हो सकता है कि आप एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देखते ही सॉल्व न कर पाए हो, तो अब आपने एक बार ये वीडियो देख लिया है ना, तो अब आपको क्या करना है कि अब बार बार बुक में न देखते हुए क्वेश्चन तो आपने लिख लिया है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद से देखने की कोशिश करो। और भले ही मैं अब वीडियो एक एग्जाम्पल के 3 वीडियो बनाऊंगी, बट आपको एग्जाम्पल पूरा 5 सेट का एक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एग्जाम्पल दे देने वाली हूँ, मतलब आपके पास बी सी डी ई सब है। तो इसीलिए अब इसके बाद सबसे पहले बिना देखे इसे सॉल्व करना है और उसके बाद बी और सी को सॉल्व करने की कोशिश करके देखिए। अगर ना जमे तो उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आने ही वाला है। तब तक के लिए थैंक यू।